नासिर लोन सीधे आपके पास आते हुए, ये चुनाव के दरमियान पाकिस्तान परस्ती दिखाने की क्या जरूरत है? पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, उसके पास एटम बम है, एटम बम हम पर गिरेगा। सर, इस तरह का बयान सूट करता है क्या आप लोगों को? पाकिस्तान की परस्ती दिखाने की क्या जरूरत है? और श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में जिस तरह की शांति है, 370 हटने के बाद मैं 3 दिन पहले वहीं पर थी श्रीनगर में, रात के 11 बजे तक लोग लाल चौक पर आराम से घूम रहे हैं, वहां पर शॉपिंग कर रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं। ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं क्या? ये चीज तो पाकिस्तान को पसंद नहीं है। ये पाकिस्तान परस्ती वाली बात कहने की क्या जरूरत है नासिर लोन जी? देखिए, पहली बात तो ये कोई पाकिस्तान परस्ती वाली बात तो थी नहीं। जो आप फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं। उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात कही कि जब भी यहाँ जंग होती है, बम दिल्ली में नहीं गिरते, गोलियां दिल्ली में नहीं चलती, लोग दिल्ली में नहीं मरते। बम कश्मीर की सरहद पे, जम्मू की सरहद पे गिरते हैं, गोलियां जम्मू कश्मीर की सरहद पे चलती है, लोग जम्मू कश्मीर की सरहद पे मरते हैं। तो जो ये आप बार बार जंग की धमकी देते हैं और जंग करने की बात करते हैं, आपके लिए बहुत कन्वीनियंट है क्योंकि आप सब लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर इसका कोई खामियाजा भुगतता है तो वो हम लोग हैं। और फारूक अब्दुल्ला साहब वही लीडर हैं जिन्होंने 90s के दशक में खुद अपने सामने अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को मरते हुए देखा है। मैं एक फैमिली से आता हूं जिनके मेरे जो चाचा थे वो फारूक अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे और एज अ सिटिंग मिनिस्टर उनका जो है असैसिनेशन किया गया था। तो जब भी आप जंग की बात करते हैं, आपके लिए बहुत है और आसान है, लेकिन उसका जो खामियाजा है, द ब्रंट वी बेयर, हम लोग जो लोग यहाँ रहते हैं, जिन लोगों के सामने ये सब होता है, उन लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए आप सबके लिए बहुत आसान है कहना, लेकिन हमारे लिए जो है, अरे तो ये बोलने की क्या जरूरत है कि एटम बम है पाकिस्तान के पास? हमारे लिए बिल्कुल आसान नहीं है ये कहना, क्योंकि हमारे ही देश के जो सेना के जवान हैं वो बॉर्डर पर जाकर वहां पर हिफाजत करते हैं। इसी देश के वो लोग हैं जो अपने परिवार को दूर रख के वहां पर जाकर दिन रात एक किए होते हैं। पुंछ में जिस जवान की शहादत हुई है वो हमारे ही हैं, और उनके परिवार के दर्द को समझना होगा। जब हम बोलेंगे कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, जरा सोचिए हमारे शहीदों के परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी, जिन्होंने देश के खातिर अपनी कुर्बानी दे दी है। और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान परस्ती बयान नहीं है, और आपका ये भी कहना है कि हमारे भी लोगों ने जान गंवाई। अरे फारूक अब्दुल्ला साहब के समय पे ही कश्मीरी पंडितों के साथ क्या कत्लेआम हुआ था, ये बताने की जरूरत नहीं है। मौजूदा स्थिति, मौजूदा कश्मीर उससे आगे बढ़ रहा है। नासिर लोन जी, क्यों नहीं स्वीकार करते हैं आप लोग इसको? क्यों नहीं स्वीकार करते हैं आप लोग इसको? जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, उस टाइम पे गवर्नर्स रूल था और डायरेक्टली जो है दिल्ली से हुकूमत चल रही थी, तो आप उसका ब्लेम फारूक अब्दुल्ला साहब पे नहीं डाल सकते। दूसरी बात, ये जो बार बार बीजेपी वाले धमकी देते रहते हैं, प्रोवोक करते रहते हैं, इनके लिए बहुत आसान है। इस्तीफा क्यों दिए थे फारूक अब्दुल्ला? नहीं लड़ते। इस्तीफा क्यों दिए थे फारूक अब्दुल्ला, जिसके बाद गवर्नर रूल लगा था? आप बताइए ना, इस्तीफा क्यों दिए थे जिसके बाद राज्यपाल शासन लगा था? क्योंकि आप लोगों ने जगमोहन को भेजा यहाँ, जो जगमोहन यहाँ पे तबाही करके गया था 83 में। फारूक साहब की जो चुनी हुई सरकार थी उसको गिरा के, यही तो बात है ना, जो बातें सूट करती हैं फिर आप वही बोलोगे जो बातें सूट नहीं करती हैं। ऐसी सरकार को प्लेस कर दिया जिनके पास मेजोरिटी भी नहीं थी। उसी के प्रोटेस्ट में फारूक अब्दुल्ला साहब ने पता था, वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, उन्हें पता था कि जगमोहन साहब गवर्नर रूल था, इस वजह से ऐसी स्थिति बन गई थी। उन्हें पता था कि वो जब यहाँ पे आएंगे और एज ए गवर्नर वो यहाँ क्या तबाही मचा के जाएंगे, और उन्होंने वही किया। उन्होंने तो घर से उठा के अपने। ठीक है शिवम, आप बोल लीजिए, फिर बाकी लोगों के पास आते हुए। ठीक है, हमारे साथ बहुत देर से सलमान निजामी भी जुड़े हुए हैं। एक सलमान निजामी से जल्दी से प्रतिक्रिया में ले लेती हूँ। सलमान निजामी, मैं आ रही हूँ आपके पास, त्यागी जी मैं आ रही हूँ। सलमान निजामी जी, आपके पास आते हुए, ये जो दावा कर रहे हैं उनके दावे में कितना दम दिखाई देता है? सलमान निजामी जी वो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग ही पीड़ित रहे हैं। देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं, जब इलेक्शन नजदीक आता है और कश्मीरियों के वोट लेने होते हैं, उस वक्त उनको पाकिस्तान याद आता है। जब दिल्ली में बीजेपी का सपोर्ट लेना होता है, उनको वहां जय श्री राम के नारे लगाने पड़ते हैं। तो एक बात यहाँ कश्मीर में और दूसरी बात दिल्ली में, ये सही नहीं है। आज कश्मीर के लोग जो हैं जाग चुके हैं, और आज फारूक अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती की जो राजनीति है कश्मीरी लोगों को बेवकूफ बनाने की, उनको मालूम है कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने कश्मीर के लोगों के सीनों पे खंजर इतने सालों पे जो थोपा है, किस तरीके से यहाँ कत्ल गारत हुई, कितनी किलिंग्स हुई। एक साल में जब उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, 128 नौजवानों का कत्ल किया, और PSA लाया, कोटा लाया, और STF लाया, टास्क फोर्स लाया, कश्मीरी लोगों को जो है
जो है सप्रेस करने की कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की। आज भी आप देखिए, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान पर तो सीन ही में नहीं। हम कहाँ, हम आज देश में रह रहे हैं। चुनाव के मुद्दे सामने लाइए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों की बेहतरी के लिए क्या करना है। आप बीजेपी के खिलाफ बोलिए। अगर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है मुकाबला कर रही है बीजेपी का, हम भी मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन 370 पे आज 370 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड। आपका क्या स्टैंड है? आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल नहीं की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बात। और फारूक अब्दुल्ला साहब ने तो खुद कह दिया कि हमारे दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हैं, एनडीए के लिए खुले हैं। तो कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कश्मीर में बैठ के, और दिल्ली में जब जाते हैं वहां जो है जय श्री राम के नारे देते हैं, कभी राम राम करते हैं। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग आप समझ चुके हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1990 से जो रिगिंग हुई थी, उस वक्त अगर यासीन मलिक ने बंदूक उठाई, वो फारूक अब्दुल्ला ने रिगिंग की, और इलेक्शन में जो रिगिंग हुई उसी की वजह से बंदूक उठी। और आज अगर बंदूक कम हुई है, इसलिए कम हुई है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में नहीं है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में होती तो कश्मीर में आज खून की नदियां बह रही होती। अगर पीडीपी सत्ता में होती तो कश्मीर में आज खून की नदियां बह। ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना इनका, इन्होंने 70 साल यहाँ रूल किया। आप मुझे बताइए, फारूक साहब के जब जीतने, ये डिबेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट है। कश्मीरी नौजवानों का कत्ल इन्होंने किया। कितने हमारे कश्मीर के युवा जो है उन्होंने पत्थर उठाना शुरू किया। ये डिबेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट में नहीं है, ये तो डिबेट पाकिस्तान की जुबान बोलने वाले नेताओं के खिलाफ है, और इस बात को आपको भी समझना होगा नासिर लोन जी। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई किसी का कोई झगड़ा नहीं है। लोकतंत्र में वो चुनावी मैदान में है, अलग अलग जगहों से वो लड़े और जीते, या फिर जो भी स्थिति उनकी जनता बनाए। लेकिन पाकिस्तान की जुबान अगर कोई बोलेगा तो पलट कर ये देश उनसे सवाल पूछेगा। ये हिपोक्रेसी चितागी नहीं चलेगी। जिसकी वजह से पुलवामा हुआ, जिसकी वजह से पुलिस पर हमला हुआ, जिसकी वजह से मुंबई में अटैक हुआ, आज बैठकर उसके हिमायती बन रहे हैं सब लोग। आपकी दिल्ली में कहते हैं, आपकी गवर्नमेंट, आपका गवर्नर यहाँ पे शासन चला रहा था, और वही गवर्नर आज सवाल उठा रहे हैं उस पुलवामा अटैक पे। आप उनसे क्यों नहीं पूछते? सत्यपाल मलिक जी आपके गवर्नर थे, वो वही आज सवाल उठा रहे हैं उस पुलवामा अटैक पे। हम तो नहीं उठा रहे, हमारी तो गवर्नमेंट नहीं थी। ये जो आदत बन गई है ना बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को ब्लेम करने की, चलने वाला नहीं है। और सलमान निजामी साहब को भी पता है कि यहाँ पे सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो लोगों की आवाज है और लोगों की बात करती है। और इसीलिए आजाद साहब जो है वो फॉर्म भी नहीं भरे, सिर्फ डिक्लेयर किया कि वो से लड़ेंगे। उसके बाद उनकी हवा ऐसी निकली कि उन्होंने मैदान छोड़ के बात क्यों मैदान छोड़ के साहब ने लड़ते वो साउथ से। हम भी देखते फारूक अब्दुल्ला साहब ने लोग किसके साथ हैं, उनके साथ है या हमारे साथ है। टास्क फोर्स हम भी देखते। फारूक साहब ने यहाँ के नौजवानों को एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। मुझे लगता है शिवंतरा जी पहले आप बोलिए, उसके बाद में आ रही हूँ संगीत रागी जी आपके पास। ठीक है सर, तू मैं नहीं करेंगे, तू मैं नहीं, अपनी अपनी बात रखेंगे। लेकिन पाकिस्तान पर अगर जुबान को इस्तेमाल करेगा तो उसकी मुखालफत ये देश करेगा, और ये पूछते हुए कि खाते अगर देश का है तो गाते पाकिस्तान का क्यों है। पहले आप अपनी बात के लीजिए। हाँ, मैं लौट रही हूँ शिवम त्यागी जी, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं आपके ऊपर। सबसे पहले तो मैं एक चीज, हाँ, उन सब का जवाब सब लिख लिए मैंने। सबसे पहले तो ये कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि फारूक अब्दुल्ला के प्रवक्ता है नासिर लोन, वो अपने इस अमन की आशा के तमाशा को रोल बनाए, जेब में रखे और घर जाए। जो डेटा है वो आपको सपोर्ट नहीं करता। आप कहते हैं फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में शांति के लिए काम किया। पिछले 3 दशक में 70,830 आतंकवादी घटनाएं हुई। 70,000। आप कहते हो आपने कश्मीरियों के लिए काम किया। 35,000 तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शहीद हो गए। क्या किया फारूक अब्दुल्ला ने? बैठकर आप हमें बता रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लेक्चर दे रहे हैं कि नहीं एटम बम है उनके पास। अभिनंदन, जब हमारे जवान उधर थे, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। मैं नहीं बोला आपके बीच में, मैं बीच में नहीं बोला। चित्रा जी, रिक्वेस्ट है, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज आप इनको रोक दीजिए। बात हो जाए फिर आप बोलिएगा, आपकी बारी आएगी, एक बार उनकी बात हो जाए प्लीज। नासिर लोन जी, पाकिस्तान के ही बयान कोट कर रहा हूं, पाकिस्तान के ही सांसद का बयान कोट कर रहा हूं। अयाज सादिक वहां के सांसद हैं, उन्होंने असेंबली में खड़े होकर कहा कि जब हमारे अभिनंदन उधर थे तो वहां का जो सेना का जनरल था उसके पैर कांप रहे थे। वो भागता हुआ विदेश मंत्री के सामने आया और कहा उसने कि 9 बजे तक अगर हमने अभिनंदन को रिहा नहीं किया तो भारत हमला कर देगा। सुनिए, आतंकवादी जो हमारी सेना में आएगा ऐसे ही घुस के मारेंगे और 2.5 फीट गाड़ देंगे। आपको जितना दर्द होता है होता रहे। और अब आ जाइए हमारे कामों पर। इस देश में पुणे के एक प्रफुल्ल शारदा नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने आरटीआई लगाई। यूपीए के 10 साल में 9,320 घटनाएं हुई आतंकवाद की।
और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समय में 8.5 साल में 2132 आप ऐसे बचा रहे थे कश्मीर को। कश्मीर, और एक और चीज उन्होंने कही कि दिल्ली के लोगों को कुछ पता नहीं चलता, बम, एटम बम हमारे ऊपर ही गिरता है कश्मीर पे। दिल्ली और कश्मीर को अलग मत करिए, दिल्ली का मुकुट है कश्मीर। और एक और चीज, जब कबायली आए थे तो यही दिल्ली था जो कश्मीर को अपने साथ लेकर रखा और उन लोगों को भगाया। हमें मत बताइए, इस देश को बांटिए मत। और अंत में एक और चीज कहना चाहता हूं, चाहे वो क्लाइव और सिराजुद्दौला की लड़ाई हो जिसमें मीर जाफर ने धोखा दिया था, और चाहे आज का हिंदुस्तान हारा ही अपने मीर जाफरों की वजह से है। ये पाकिस्तान की भाषा पाकिस्तानियों को सूट करती है। हिंदुस्तान में बैठकर हमें मत डराइए, उस व्यक्ति को डरा रहे हैं जिसके पीछे 140 करोड़ लोग खड़े हुए हैं। उस आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को डरा रहे हैं आपके, उसके पास बम है। वो पाव किलो के बम से आप डरते होगे, हिंदुस्तान नहीं डरता। हिंदुस्तान ने 2014 के बाद से जवाब देना सीख लिया है, और जिस भाषा में वो समझेंगे उससे डबल भाषा में हम समझेंगे। आपको आतंकवादियों से डर है, आप डरिए, सरकार नहीं डरती और न सेना डरती। पहली बात तो ये, पाकिस्तान को सूट करने वाली जो भाषा है, ये क्या मुद्दों के दिवालियेपन को नहीं बताता है नासिर लोन जी? ठीक है, सुनिए, पहली बात ये, जब यहाँ 90s में मिलिटेंसी हुई, ठीक है, इंसर्जेंसी हुई, कोई तैयार नहीं था यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन करवाने के लिए। यही फारूक अब्दुल्ला साहब थे जो आए, लोगों के पास गए, ऐसा डर का माहौल था, इन्होंने यहाँ इलेक्शन करवाई, डेमोक्रेसी बाहर करवाई। ये बात करते हैं 30 साल की, 30 में से 16 साल तो डायरेक्ट दिल्ली ने राज किया है। आप पिछले 10 साल से राज कर रहे हैं। क्यों हुआ पुलवामा अटैक? क्यों हुए हमारे पुलवामा के जो जवान शहीद? क्यों हुए पुलवामा के जवान शहीद? आप 10 साल से हुकूमत कर रहे थे, 2014 से आपकी सरकार थी, आपकी सरकार की थी, आपकी सरकार थी। क्यों हुए वो शहीद? इस सरकार को ये डर मत दिखाओ। बांटते आप हैं, बांटते आप हैं, बांटते आप हैं। हमने हिंदुस्तान डरता नहीं है किसी से। हमने हिंदुस्तान घर में घुसकर मारना जानते हैं। ये आपकी तरह एटम बम, पाव किलो के एटम बम से हमें डराओगे? हिंदुस्तान का पार्ट नहीं मानते आप, सिर्फ राजनीति करते हैं जम्मू कश्मीर के नाम पे। कांग्रेस नहीं है, मैं डरा नहीं रहा हूँ। अब आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, अब आप बीच में मुंबई में आके मार के जाओगे तो जवाब नहीं देंगे, घर में घुस के मारेंगे वहीं पर। पुलवामा का अटैक क्यों हुआ? किसका जवाब सुने भाई? आप सुन नहीं रहे, सपोर्टर का जवाब आप जवाब दे नहीं रहे। 10 साल से आप बीजेपी डायरेक्टली ये बोलने नहीं दे रहे, ये तो बीच में टोक रहे हैं बार बार, ये तो टोक रहे हैं बार बार। 2014 से यहाँ बीजेपी डायरेक्टली सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। एक-एक करके अपनी बात रखेंगे, एक-एक नेशनल कॉन्फ्रेंस, सलमान जी समझिए आपके पास। हाँ बोलिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो पार्टी है जिन्होंने सबसे ज्यादा खामियाजा भुगता है मिलिटेंसी का, और जो पाकिस्तान ने यहाँ बर्बादी की है उसका। तो हमें बीजेपी से ये प्रवचन नहीं चाहिए कि पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या किया है। हमने वो सहा है। मेरी फैमिली से मेरे दो चाचाओं को मारा गया है पाकिस्तान ने, आपको पता है? नहीं पता है। क्यों? सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। चुप करिए, चुप करिए, चुप करिए। हिंदुस्तान के झंडे को उठाने के लिए मेरे 2 चाचाओं को मारा गया। आपकी फैमिली में से मरा है कोई? एक-एक करके अपनी बात रखेंगे, आराम से, आराम से, प्लीज आराम से अपनी बात रखेंगे। इसी तिरंगे को उठाने के लिए मेरे 2 चाचाओं को शहीद किया गया। आराम से। आपकी फैमिली में से मरा है कोई? आपकी फैमिली में से कोई लड़ता है यहाँ लड़ता है? नहीं लड़ता है। फिर बातें करते हैं, फिर बातें करते हैं, फिर बातें करते हैं, फिर बातें करते हैं, फिर बातें करते हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोनों लोगों को ऑडियो डाउन कर दीजिए, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी ना। नासिर लोन जी, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के इतने कार्यकर्ताओं की जान गई है तो फिर तो मौजूदा स्थिति को आपको बेहतर मानकर उसकी तारीफ करनी चाहिए। आपको पाकिस्तान को कोसना चाहिए जब पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री की ओर से बयान आता है कि हमको राहुल गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर चाहिए। आप लोगों को बोलना चाहिए कि पाकिस्तान कौन होता है हमारे देश की राजनीति में दखल देकर और ये बताने वाला कि कौन हमारे देश के लिए बेहतर है, कौन बेहतर नहीं है। आप लोग उस पर बोलने नहीं जाएंगे। आप लोग बोलेंगे कि उसने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, आप लोग बोलेंगे उसके पास एटम बम है। ये गीदड़ भपकी है एक तरीके की। ये आप हिंदुस्तान के लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भैया पाकिस्तान बड़ा खतरनाक है, उससे डर के रहो। आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए। जब आपको 2 टूक पाकिस्तान को सबक सिखाने वाला बयान देना चाहिए। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के इतने कार्यकर्ताओं की शहादत हुई है, उनकी जान गई है मिलिटेंसी की वजह से, आतंकवादी हमलों की वजह से, तो आप लोगों को अपनी जुबान बदलने की जरूरत है। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि 370 के खात्मे के पास आपके पास मुद्दों की कमी हो गई है कश्मीर के भीतर। संगीत जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, अब इसी मुद्दे पर चुनाव होगा क्या, या मौजूदा अगर उनकी ओर से इस तरह का बयान दे दिया गया है तो इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाकर, अब पाकिस्तान भी तो आप लोगों को बड़ा सूट करता है ना, वो अगर कोई नेता लेकर आ गया तो उसको लंबे समय तक खींचते रहो ताकि उसका फायदा बीजेपी को मिल जाए चुनावी ट्रैक पर।
देखिए चित्रा जी, चीन, पाकिस्तान, राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला सब मोदी को हटाना चाहते हैं। अब देश को तय करना है कि देश की जनता को तय करना है कि पाकिस्तान परस्त पार्टियों के साथ खड़े हो या नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो। ये देश की जनता तय कर लेगी। दूसरी बात, शेख अब्दुल्ला जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होने के बावजूद भी किंतु परंतु कर रहे थे। यही कारण है कि 1953 में जो है जवाहरलाल नेहरू, जो उनके बड़े पारिवारिक मित्र हुआ करते थे, उनको जेल में डालना पड़ा। और जेल में ठूंसा ही नहीं, 1971 के बाद जाकर के वो बाहर निकल करके आए। तीसरी बात, राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला में एक बहुत बड़ी समानता है। दोनों जब क्राइसिस होते हैं तो विदेश भाग जाया करते हैं। फारूक अब्दुल्ला जिस समय घाटी के अंदर आतंकवाद था, वो जींस पहन करके लंदन घूम रहे थे, वो लंदन में भागे हुए थे। जो अभी बंधु कह रहे हैं कि वो तो जगमोहन के खिलाफ होने के कारण चले गए थे। अरे नहीं भाई, वो कायर आदमी है। वो जब क्राइसिस था कश्मीर के अंदर तक, जब आपको लड़ना चाहिए था आतंकवादियों के खिलाफ, सड़कों पर आकर के आना चाहिए था, 4.5 लाख कश्मीरी पंडित भगा दिए गए, तब आपकी एक जुबान नहीं निकली। आप उन पंडितों के लिए लड़े नहीं। कौन सा सेकुलरिज्म की आप बात करते हैं? कौन से अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन दिया गया? सारे विरोध में आकर के खड़े हो गए। अमरनाथ वहां पर टाउनशिप बसाने की बात की गई, सारे विरोध में खड़े आ गए। ये पाकिस्तान परस्ती अब नहीं चलेगी फारूक अब्दुल्ला। ये देश जान चुका है और आपकी राजनीतिक औकात अब इतनी बस रह गई है कि अब आप कश्मीर से भी आप बाहर कर दिए जाएंगे। अहमद अयाज जी, कितनी बात है। अहमद अयाज जी, ऐसी स्थिति है चूंकि ये देश का मैं खुद श्रीनगर के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से बातचीत करके आ रही हूँ। बारामूला भी गई थी, अनंतनाग भी गई थी। ये पाकिस्तान वाली बातें अब असर नहीं करती हैं सर कश्मीरी आवाम पर। अब वो तरक्की की राह में आगे बढ़ना चाहता है, वो 370 को छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है। फारूक अब्दुल्ला साहब के पास कोई मुद्दा नहीं है क्या, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एंट्री करानी पड़ी कि भाई मेरी चर्चा होती रहे? फारूक अब्दुल्ला के बयान को कभी भी इस डायरेक्शन में ही नहीं लिया जाना चाहिए कि अगर उसने पाकिस्तान का नाम लिया तो उसको उसे वोट हासिल हो जाएंगे। बेशक अगर उसने उस जज्बे के तहत, उस मकसद के तहत किया भी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फारूक अब्दुल्ला इतना बहुत बड़ा मैच्योर और सियासतदान है कि जो ऐसी पॉलिटिकल बातें करेगा। वो एक साफ शफाफ आदमी और इनोसेंट है बहुत सारे मामलात में। और अगर उसने बाई चांस ये बात की भी हो, लेकिन लोग भी ये नहीं ऐसे कि जो नहीं समझ पाएंगे। अब पाकिस्तान का वो नहीं चलेगा कि पाकिस्तान का नाम लेकर हम कोई वोट हासिल करेंगे, ऐसी सिचुएशन नहीं है। और ये फारूक अब्दुल्ला साहब अगर उसने ऐसी बात करी है तो उसको जानना चाहिए। हालांकि जो मैं मानता हूं कि उसने उस जज्बे के तहत, उस मकसद के तहत ना पी किया हो। और इसके ऊपर अब बीजेपी की सियासत करना वो भी ठीक नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा बताया तो इसलिए उसको वोट मिल जाए या वोट के लिए किया, ये ऐसा नहीं हो सकता। अलबत्ता ये सही बात है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो कश्मीर के बाउंड्रीज, जो कश्मीर के बॉर्डर्स पर मसले पैदा हो जाते हैं और कश्मीरी लोग उसके शिकार बन जाते हैं। दैट इज ट्रू। अगर वो बात सही है तो उस लिहाज से तो ठीक है, लेकिन ये कहना कि उससे वो कोई वोट हासिल कर सकता है तो मुझे जो आतंकी हाफिज सईद है ना, उसकी ओर से बोली जाती है कि हमारे पास एटम बम है, हम ये तबाही कर देंगे, वो तबाही कर देंगे। सर उनके अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं बची है, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची है। पाकिस्तान के हालात क्या हैं भीतर ही भीतर, और जिस पीओके को लेकर अक्सर हम चर्चा करते हैं उसके हालात क्या हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। कश्मीर के लोग ये खुद तय करेंगे, वो देखेंगे कि वहां पर और यहाँ पर जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। लेकिन अब जल्दी से 2 लाइन में शिवम त्यागी जी, लेकिन ये पाकिस्तान वाला बयान बड़ा सूट कर जाता है बीजेपी को, मतलब तब तक उठाते रहना है जब तक वोट नहीं पड़ जाए। शिवम त्यागी जी। चित्रा जी, एक चीज मेरे पास एक शेर है फारूक अब्दुल्ला के लिए कि न खुदा मिला, न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। पाकिस्तान जा नहीं पाए, हिंदुस्तान के हो नहीं पाए, इनके लिए आने वाले समय में एग्जिस्टेंस की मिट्टी की लड़ाई भारी हो जाएगी। और आपने जो कहा पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान हमें सूट नहीं करता, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के विषय पर जब भी कोई हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में बैठकर ज्ञान देगा, इजाजत देता है। आगे अब किन मुद्दों पर चुनाव होगा, जनता किन मुद्दों पर देने के लिए जाएगी वोट, इस पर रहेगी हमारी नजर।